डीटीसी वाले भैया यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। तो आज हम बात करने वाले हैं भारत के सबसे युवा प्रधानमंत्री राजीव गांधी की। सोचिए, एक ऐसा इंसान जो आसमान में हवाई जहाज उड़ाने का सपना देखता था, लेकिन किस्मत ने उसे सीधे देश की सियासत के सबसे ऊंचे पद पर बैठा दिया। मतलब उनकी कहानी किसी फिल्मी स्क्रिप्ट से कम थोड़ी ना है। इसमें आपको कामयाबी भी मिलेगी, बड़े बड़े विवाद भी मिलेंगे और एक बहुत ही दुखद अंत भी। तो देखिए, राजीव गांधी की जिंदगी ना सच में दो अलग अलग दुनियाओं की कहानी है। एक तरफ तो आसमान की आजादी, एक पायलट की नौकरी जिसे उन्होंने अपनी मर्जी से, अपने शौक से चुना था, और दूसरी तरफ राजनीति की वो दुनिया जो उन पर एक मजबूरी, एक जिम्मेदारी की तरह थोप दी गई। तो सबसे बड़ा सवाल तो यही उठता है ना कि आखिर कॉकपिट से निकलकर कोई सीधे प्रधानमंत्री की कुर्सी तक कैसे पहुंच गया। चलिए इस पूरे सफर को एकदम शुरू से समझते हैं। देखिए, ये एक ऐसा सफर था जिसके बारे में शायद खुद राजीव गांधी ने कभी सोचा भी नहीं होगा। वो तो राजनीति से मीलों दूर एक पायलट के तौर पर अपनी एक नॉर्मल, खुशहाल जिंदगी जी रहे थे। पर कहते हैं ना, किस्मत को कुछ और ही मंजूर था। नियति ने उनके लिए एक बिल्कुल ही अलग रास्ता तैयार कर रखा था। उनका जन्म हुआ था 20 अगस्त 1944 को बंबई में, और परिवार तो भारत का सबसे बड़ा राजनीतिक घराना था। मतलब उनकी मां इंदिरा गांधी, प्रधानमंत्री, उनके नाना जवाहरलाल नेहरू, देश के पहले प्रधानमंत्री। इतनी बड़ी विरासत होने के बाद भी, और दून स्कूल, लंदन, कैम्ब्रिज जैसी जगहों से पढ़ाई करने के बाद भी, आपको पता है उनका मन राजनीति में जरा भी नहीं लगता था। उनका तो बस एक ही सपना था, पायलट बनना और इंडियन एयरलाइंस के लिए प्लेन उड़ाना, और उन्होंने अपना ये सपना पूरा भी किया। लेकिन फिर उनकी जिंदगी में एक बहुत बड़ा नाटकीय मोड़ आया। साल था 1980, जब उनके छोटे भाई संजय गांधी, जिन्हें इंदिरा गांधी का राजनीतिक वारिस माना जाता था, उनकी एक प्लेन क्रैश में मौत हो गई। बस इस एक हादसे ने ना सब कुछ पलट कर रख दिया। परिवार का, पार्टी का इतना जबरदस्त दबाव पड़ा कि राजीव गांधी को ना चाहते हुए भी राजनीति में आना ही पड़ा। 1981 में वो अमेठी से चुनाव जीते, और फिर देखिए, सिर्फ 3 साल के अंदर 31 अक्टूबर 1984 को जब उनकी मां प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी की हत्या कर दी गई, तो पूरे देश की बागडोर अचानक उनके हाथों में आ गई। और राजीव गांधी का प्रधानमंत्री बनना ना वो सिर्फ एक कुर्सी का बदलाव नहीं था। नहीं, ये असल में एक पीढ़ी का बदलाव था, एक जेनरेशनल शिफ्ट। वो एक नई सोच, एक नए विजन का चेहरा बनकर सामने आए। सोचिए जरा, सिर्फ 40 साल की उम्र में प्रधानमंत्री, उन्होंने तो भारत के इतिहास में एक नया चैप्टर ही लिख दिया था। देश का जो युवा था ना, जो बड़ी आबादी थी नौजवानों की, उन्हें राजीव गांधी में एक उम्मीद दिखी। सबको लगा कि हाँ, ये वो नेता है जो हमारी भाषा बोलता है, जो हमारे भविष्य के बारे में सोचता है। और उनका सपना बस एक ही था, भारत को मॉडर्न बनाना, उसे 21वीं सदी के लिए तैयार करना। और ये सोच, यही विजन उनके हर फैसले, हर पॉलिसी की जड़ में था। वो ये बात अच्छी तरह समझ चुके थे कि अगर भारत को दुनिया के साथ चलना है तो टेक्नोलॉजी को, तकनीक को गले लगाना ही पड़ेगा, कोई दूसरा रास्ता नहीं है। और बस इसी सोच के साथ भारत में एक नया दौर शुरू हुआ, तकनीक का दौर, सुधारों का दौर, एक ऐसा दौर जिसने भारत की तस्वीर को हमेशा हमेशा के लिए बदल कर रख दिया। तभी तो कई लोग उन्हें आधुनिक भारत का वास्तुकार भी कहते हैं। अगर उनके विजन को देखें ना, तो उसके 4 बहुत मजबूत पिलर थे। सबसे पहला था भारत में कंप्यूटर क्रांति लाना। दूसरा, टेलीकॉम यानी दूरसंचार को इतना सस्ता और आसान बना देना कि हर कोई जुड़ सके, जिसकी वजह से आज हम सब कनेक्टेड हैं। तीसरा था गांव के टैलेंट को बाहर लाने के लिए नवोदय विद्यालय बनाना। और चौथा, लोकतंत्र को बिल्कुल जमीनी स्तर तक, गांव-गांव तक मजबूत करने के लिए पंचायती राज सिस्टम को पावर देना। लेकिन देखिए, कहानी का एक दूसरा पहलू भी है। उनका कार्यकाल सिर्फ कामयाबियों से भरा नहीं था। उनके सामने बहुत बड़ी बड़ी चुनौतियां भी आईं, बड़े विवाद भी खड़े हुए, और इन विवादों ने उनकी जो मिस्टर क्लीन वाली इमेज थी ना, उसे बहुत गहरा नुकसान पहुंचाया। और इन विवादों में जो सबसे बड़ा नाम था, वो था बोफोर्स घोटाला। ये मामला 1987 में सामने आया। आरोप ये लगे कि एक विदेशी कंपनी से तोप खरीदने के सौदे में बीच में दलाली खाई गई है। बस इस एक घोटाले ने सरकार की पूरी क्रेडिबिलिटी पर, उनकी साख पर ऐसा दाग लगाया कि उनकी मिस्टर क्लीन की छवि पूरी तरह से धूमिल हो गई। और इसका सीधा असर देखने को मिला 1989 के जनरल इलेक्शंस में। बोफोर्स घोटाले का मुद्दा इतना बड़ा बना कि कांग्रेस पार्टी चुनाव हार गई और राजीव गांधी को सत्ता से बाहर होकर
अब विपक्ष में बैठना पड़ा। अच्छा, सत्ता से बाहर होने के बाद भी वो पॉलिटिक्स में काफी एक्टिव रहे, लेकिन उनकी कहानी का जो अंत हुआ वो इतना दुखद और इतना शॉकिंग था कि उसने पूरे देश को सचमुच हिलाकर रख दिया। तारीख थी 21 मई 1991। जगह थी तमिलनाडु का श्रीपेरम्बदूर। एक चुनावी रैली चल रही थी और उसी दौरान लिबरेशन टाइगर्स ऑफ तमिल ईलम, जिसे हम LTTE के नाम से जानते हैं, उसकी एक सुसाइड बॉम्बर ने उनकी हत्या कर दी। इस खबर ने पूरे देश को एक गहरे सदमे में डुबो दिया। तो राजीव गांधी की जिंदगी भले ही लंबी नहीं चली, लेकिन उनकी जो विरासत है, उनका जो असर है, वो आज भी इतने सालों बाद भी हम अपने आसपास महसूस कर सकते हैं। उन्हें हमेशा उस लीडर के तौर पर याद किया जाएगा जिसने भारत को डिजिटल एज में ले जाने का सिर्फ सपना ही नहीं देखा, बल्कि उसे हकीकत में बदलने की हिम्मत भी दिखाई। वो उस जमाने के युवाओं के लिए एक बहुत बड़ी इंस्पिरेशन थे। वो युवा जो टेक्नोलॉजी की पावर से देश को बदलना चाहते थे। और सच कहें तो ये कहना बिल्कुल गलत नहीं होगा कि उनकी इसी दूर की सोच ने आज के मॉडर्न और डिजिटल इंडिया की एक बहुत मजबूत नींव रखी। तो आखिर में एक सवाल तो बनता है, ये जो डिजिटल इंडिया हम आज अपनी आंखों से देख रहे हैं, ये मोबाइल, ये कंप्यूटर जो हमारी जिंदगी का हिस्सा बन चुके हैं, इनकी नींव रखने में, इनको हम तक पहुंचाने में राजीव गांधी का योगदान कितना बड़ा माना जाए। ऐसे ही और वीडियोस के लिए BTC वाले भैया YouTube चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए टाटा बाय, नमस्कार।